Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to Chase Academy. Welcome to English grade 9. Dear learners, कल हमने जो लेक्चर देखा था वो था प्रोवर्ब्स के ऊपर. SLO बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें idioms का जिक्र था, प्रोवर्ब्स का जिक्र था जो कि हमने सीखे और आई होप आप लोगों ने उसकी रिसोर्सेज को सॉल्व कर लिया होगा, आप लोगों ने प्रोवर्ब्स को याद किया होगा. आज हमारा जो SLO है, दिस इज आवर लेक्चर 5. SLO is on the competency of reading and critical thinking. ये हमारी skill है, reading and critical thinking. And today we are going to talk about descriptive text या descriptive writing या descriptive essays. So पहले हम अपने SLO को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमने उसे कैसे अचीव करना है. Alright. So SLOs हमारे पास यहाँ पे दो हैं. They are of the same category. First one is read to analyze descriptive और argumentative essays. यानी हमने पढ़ने हैं descriptive या argumentative essay और देखना है कि descriptive या argumentative essay जो कि essays की type है, types different है essays की. descriptive essay जिसमें description ज़्यादा होती है, argumentative essay वो होता है जिसके अंदर arguments होती हैं और दोनों तरफ की arguments पेश की जाती हैं, इस तरह के टॉपिक्स पे लिखा जाता है. आज हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करेंगे स्पेसिफिकली. आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को या आर्गुमेंटेटिव ऐसे को हम फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द लेक्चर्स. ऑलराइट, so we are going to read and analyze and see how descriptive essays, descriptive paragraphs or writing work, then give an informed personal and analytical response to a descriptive and informative text. जब हम ऐसा कोई लेसन पढ़ें या टेक्स्ट पढ़ें जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, चीज़ों की डिटेल है, किसी इंसान के बारे में कोई बायोग्राफी है, कौन सी चीज़ किस तरह काम करती है, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है यानी तफसील है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट. तो जब हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट या इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद हमें उसको रिस्पॉन्स करना होगा. वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट. और रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे? कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, एमसीक्यूज या गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो करना है बाय आंसरिंग क्वेश्चंस, बाय आंसरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट. ये हमारा पर्पस है रीडिंग के एसएलओस का, कि हम पहले कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट को पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद उसके ऊपर अपना एनालिसिस दें या उसके क्वेश्चंस को आंसर करें. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट इट. टाइम टू थिंक और टाइम टू पॉन्डर. थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डिस्क्राइब समथिंग. सोचें किसी ऐसे मौके पे जब आपको कोई चीज एक्सप्लेन करना पड़ी. फॉर एग्जाम्पल, जो आपके जो एसेज हैं, विजिट टू जू, माई लास्ट डे एट स्कूल, जिसके अंदर बहुत सारे आप डिस्क्रिप्शन और डिटेल बताते हैं एक एक इवेंट की, एक एक मोमेंट की, तो उसके अंदर आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, इस पे हम बात करेंगे अभी. What strategies did you use to help the other person visualize what you were describing? जी, जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चीज की गहराई में जाना, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना. हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं बेटा, हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं ताकि हम हर चीज को ज्यादा से ज्यादा क्लियर और डिस्क्रिप्शन के साथ बयान कर सकें. तो क्या चीज हमने याद रखनी है? एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है, जो भी किसी भी चीज या इंसान को, ऑब्जेक्ट या पर्सन को डिस्क्राइब करती है डिटेल के साथ. ऐसे वर्ड्स हमने यूज करने हैं जो डिस्क्रिप्टिव हो, जिसके अंदर तफसील हो, डिटेल हो, ठीक है. तो नाउ द प्राइमरी पर्पस, क्या पर्पस है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का? जी स्टूडेंट्स, राइटिंग्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है या एक्सप्लेनेटरी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, परसुएसिव राइटिंग है, एटसेट्रा. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसी लिखी हुई चीज या जो हम पढ़ते हैं या हम लिखते हैं जिसमें तफसील हो, डिटेल हो, ऐसे टेक्स्ट को हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहेंगे, ऐसी राइटिंग को हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहेंगे, ठीक है.
द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम है, अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है, तो इस तरह के जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी शख्सियत को, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी जगह को, विजिट टू अ हिल स्टेशन, कोई भी जगह, जू, पार्क, ग्राउंड, स्कूल, तो आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में उसे लिखना है, यानी आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तफसील। और उसके अलावा किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, हाउ डज लाइट वर्क, हाउ डज द फैन वर्क, इस तरह का जब भी आप कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ें या लिखें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से तफसील उसके अंदर होगी। इस तरह से हम लिखते हैं कि पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड, के पढ़ने वाले के जहन में पिक्चर आए, उसको विजुअलाइज कर सके, जैसे वो चीज उसके सामने पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डिस्क्राइबिंग अ चेयर, I will describe each and everything, the color, the material, the kind of cushion or the seat that it has, the legs it is having, what kind of a chair is it a rocking chair, simple chair, school chair है, या ड्राइंग रूम की, या बीच की, या आउटडोर की कोई चेयर है। हम एक एक चीज उसको, एक एक चीज, एक एक उसकी बात जो है उसको लिखते हैं, हम हर चीज को तफसील से लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह कोई शख्सियत है तो हम उसके ऊपर, वो कहाँ पैदा हुए, किस तरह के थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, उनकी एजुकेशन, हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के जो एसेज हैं वो सारे आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन? जी, अभी तक कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का? ऑलराइट, तो नाउ कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? क्योंकि हम रीडिंग के हवाले से हमारे एसएलओज हैं आज के। कॉम्प्रीहेंशन का लफ्ज आपने बार बार सुना होगा। इट मींस अंडरस्टैंडिंग। इट इज द एंड गोल ऑफ द एक्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग का आखिरी मकसद, आखिरी और पहला मकसद ही ये है कि आप उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। कॉम्प्रीहेंशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द रीजन फॉर रीडिंग। और पढ़ने की वजह क्या है रीडिंग की? ताकि हम समझें, तो वो उसका पर्पस भी है और रिजल्ट भी है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव एसे, दिस इज अ जॉनरा ऑफ एसे या टाइप ऑफ एसे। मैंने आपको बताया एसे बहुत टाइप्स के, बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। वन ऑफ देम इज डिस्क्रिप्टिव एसे दैट आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब समथिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, या कोई एक्सपीरियंस भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई सानेहा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंट है, कोई ऐसा तजुर्बा, हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, वेंट टू अनदर सिटी, और आपका क्या तजुर्बा था, आप उसको डिटेल से डिस्क्रिप्टिवली यूजिंग एडजेक्टिव्स आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये भी आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आएगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपके इमोशंस, आपने अगर कोई बात फील की, उसमें कुछ लेसन है, कोई सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई फनी इंसिडेंट हो सकता है, कोई सैड, मीनिंगफुल, जिसके अंदर कोई मॉरल लेसन हो। ठीक है, कोई मॉरल, उसके अंदर कोई आउटकम है, कोई ऐसा रिजल्ट है जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो इन सारे सिचुएशंस में हम कौन सा ऐसे होगा, राइटिंग कौन सी होगी? डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज वी आर गिविंग डिस्क्रिप्शन। We can describe each of these given things in detail. Now students, I hope you know that an essay is made up of different paragraphs, right? There are different paragraphs. एक starting में paragraph होता है, the opening paragraph, इसी तरह फिर आगे उसकी body में आप चले जाएं, introduction के बाद उसकी body में चले जाएं, और उसके बाद conclusion में एक और paragraph होता है। अब paragraph के अंदर students तीन चीजें हैं। टॉपिक सेंटेंस, यानी वो ओपनिंग स्टेटमेंट, वो ओपनिंग सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस है, जिसके अंदर मेन आइडिया है किसी भी पैराग्राफ का। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है? हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट किसी भी ऐसे में क्या होते हैं? डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स कैसे बनते हैं?
पैराग्राफ में सबसे पहले होता है टॉपिक सेंटेंस। अब नाम से क्लियर है, पहला सेंटेंस जिसके अंदर टॉपिक के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन होगी, मेन आइडिया होगा, वो टॉपिक सेंटेंस है। दैट इंट्रोड्यूसेस अ पैराग्राफ बाय प्रेजेंटिंग द वन टॉपिक दैट विल बी द फोकस ऑफ दैट पैराग्राफ। जो टॉपिक का फोकस है वो उसका टॉपिक सेंटेंस है। नंबर वन, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। that a paragraph is structure wise it is made up of three things: topic sentence number one, secondly supporting details या supporting sentences, आप इसे sentences भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डिटेल होगी, सेंटेंस उसके सेंटेंसेस होंगे किसके, उस टॉपिक सेंटेंस के हवाले से। उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेगा आपका supporting details. Your paragraph needs to explain why or how your topic sentence is true. कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, वो किस तरह ठीक है और वो क्या है, what is it, why or how did you write that topic sentence. The sentence that explain your topic sentence are called, वो जुमले जो आपके टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे वो आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाएंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ पे यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जी? ये जिना साइंस मॉडल स्कूल गर्ल्स जी। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी आवाज में प्रॉब्लम है? अदर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स जी, आप अपने नेट को चेक करें, शायद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जी, द रेनेसांस स्कूल जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिएगा। प्लीज गिव वन एग्जांपल ऑफ टॉपिक सेंटेंस। आप फर्ज करें आप लिख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है? तो आप लिख रहे हैं पीस पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अमन पे आप ऐसे लिख रहे हैं। तो उसके अंदर आप देखें पहला जुमला आप क्या लिखेंगे सेंटेंस में, दैट पीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? और पीस के हवाले से एक दो जुमले लिखेंगे या एक ही सेंटेंस में पीस के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, वो आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा, ओपनिंग सेंटेंस पैराग्राफ का सबसे पहले। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं तो आप कहेंगे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस टू गो इन हॉलीडेज बट आई चोज टू गो टू XYZ प्लेस एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमें समझ आ गया कि अगले सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो इसी टॉपिक को बयान करने वाले हैं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट था, टॉपिक सेंटेंस था, ठीक है? और आगे आने वाले सेंटेंसेस इसको सपोर्ट करेंगे हमारे मेन आइडिया को जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर है। तो इसी तरह अगर आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आप एक जनरल स्टेटमेंट देंगे कि पाकिस्तान वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल विदाउट कायदे आज़म्स ब्रेवरी एंड करेज। अब हमें पता चल गया कि आगे पैराग्राफ में इसी के ऊपर डिटेल से बात होने वाली है। तो पहली लाइन जो है हमारी कायदे आज़म के ऐसे पे, वो हमारा ओपनिंग सेंटेंस है उस पैराग्राफ का, जो कि हमें एक क्लू देता है कि मेन आइडिया क्या है और हम किसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो इसी तरह डिफरेंट एसेज आप लें, उनके बारे में जो एक पहला स्टेटमेंट होता है जनरल, वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? द रेनेसांस स्कूल जी क्लियर है? अच्छा, वो पीछे एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, द रेनेसांस स्कूल में जी। यस सर, क्लियर है। ऑलराइट, अभी तक किसी और का कोई सवाल है? अल सईद एजुकेशन, व्हाट अबाउट यू? Yes, Mia Hamid is raising. Acha, that's a thumbs up. All right. Okay, please lower your hands. तो आगे चलते हैं। इसी तरह कंक्लूडिंग, अब हमने उसको इख्तिताम पे लाना है ना, किसी आइडिया को जो हमने ओपन किया है उसको हमने कंक्लूड करना है,
उसकी हमने कोई नतीजा ऐसा अखज़ करना है कि एंड में उसको ऐसा जुमला लिखेंगे जो कि कंक्लूजन वाला होगा, कंक्लूडिंग रिमार्क या कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा. इट इज द लास्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ दैट इज योर कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड एंड योर पैराग्राफ लॉजिकली. और आपके लॉजिकल आपके कंक्लूजन में एक लॉजिक होना चाहिए कि आप किस तरह अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं well at the end of the day we all are friends and sometimes we fight but that doesn't matter, we have to live together peacefully. conclusion हो गई clearly. अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं, तो एंड में जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, द लास्ट sentence, the last 2 or 3 sentences or the paragraph, that will be your concluding statement or concluding remarks. ठीक है. तो क्या था, हमने अभी हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, उससे पहले हमने क्या देखा. नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग डिटेल्स एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस. किसी भी पैराग्राफ में, किसी अच्छे पैराग्राफ में ये चीजें लाजमी होंगी. एक टॉपिक सेंटेंस होगा, जनरल स्टेटमेंट होगी, उसके बाद उसकी डिटेल्स होंगी 3-4 सेंटेंसेस में या जितने भी उसकी लेंथ है, और उसके बाद एंड में एक कंक्लूजन होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा. वेरी सिंपल. टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स. ये आप लोग नोट कर लें. ठीक है. अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसे लाइज इन 3 थिंग्स, इन दीज 3 टॉपिक. ऑलराइट, 3 स्टेप्स. नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन. आप अपने एसे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है. चाहे वो किसी इंसान पे है, किसी आइडिया पे है, किसी एक्सपीरियंस पे है या किसी ऑब्जेक्ट पे है. आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसके बारे में. उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं. बॉडी में डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, डिफरेंट लाइंस होंगी, वो सारा बॉडी कंसिडर किया जाता है. ठीक है, द मेन पार्ट. और एंड में कंक्लूजन. जिस तरह हमने देखा था पैराग्राफ में एंड में कंक्लूजन होती है, इसी तरह आपके ऐसे में भी एंड वाला जो पैराग्राफ है, जो एंड वाली बातें हैं, वो कंक्लूजन वाली होंगी और उसके साथ आप अपने ऐसे को खत्म करेंगे. तो क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात कर रहे हैं, उसमें हमने पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना है कि पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो. और इसी तरह हमने पूरे स्ट्रक्चर की जब बात करनी है, उसमें भी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसको भी आप नोट कर लें. ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऐसे का. अब ये देखें, यहां पे हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है. राइट, एक ही पैराग्राफ है. ग्रेगरी इज माई ब्यूटिफुल ग्रे पर्शियन कैट. He walks with pride and grace, performing a dance of disdain as he slowly lifts and lowers each paw. अब ये पहला सेंटेंस देखें, Gregory is my beautiful Persian cat. तो क्या हमें अंदाजा हो रहा है पहले सेंटेंस से, टॉपिक सेंटेंस से, कि पैराग्राफ किस हवाले से है, किसके बारे में है? जी, आप लोगों ने जो है टॉपिक सेंटेंस मेरे साथ पढ़ा. ये टॉपिक सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस. ठीक है जी, कौन बताएगा? टॉपिक सेंटेंस से आपको क्या समझ आया? जी, इन्होंने हैंड रेज किया, इनसे पूछिएगा. जी सर, क्या हर हर पैराग्राफ में कंक्लूजन होना जरूरी है? जी, उसको आपने किसी तरह उस आइडिया को वहां पे कंक्लूड करना है ताकि आप अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट आइडिया बयान कर सकें, या उसको उसके साथ जब लिंक करें. ठीक है, उसको आपके उसके साथ लिंक करेंगे. पैराग्राफ की डिवीजन क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब मल्टीपल आइडियाज, हमारे पास मल्टीपल बातें हैं कहने की, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन एक बात मुकम्मल हो गई, उसके बाद अगली बात या अगला पॉइंट. ठीक है, तो उसी पॉइंट को आपने एंड में कंक्लूड करना है, फिर अगले पैराग्राफ में जाना है, और इसी तरह आप उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. अब यहां पे बताइएगा कि आपको क्या समझ आया टॉपिक सेंटेंस से. जी, अब देखें, this is a descriptive paragraph about a living thing, a cat, a pet. तो अब जो सारे, अब हम इसमें कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसमें बयान की जाएगी. ये जो सारे सपोर्टिंग डिटेल्स हैं यहां से यहां तक, ये सारे उस कैट के बारे में. ठीक है, और उसके हवाले से, उसके फूड या डाइट के हवाले से जो भी है, आपको टॉपिक सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है. तो ये मकसद है आपके टॉपिक सेंटेंस का. इसमें आपको मेन आइडिया मिलेगा कि
बेसिकली क्रक्स बेसिकली पैराग्राफ है किस बारे में। उसके बाद ये जो जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं उसके साथ ये सारे सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। और एंड में आपके पास यहाँ पे आफ्टर यस आफ्टर माई गेस्ट्स हैव ये क्या है fled, I look at the old flea bag snoozing and smiling to himself in front of the television set and I have to forgive him. मैंने उसे माफ कर दिया, बिल्ली ने कोई शरारत की होगी, for his obnoxious but endearing habits. एंड में कंक्लूजन हो गया कि एंड में चलें जो भी था उसने तंग किया, ठीक है, गेस्ट को परेशान किया, चीज़ें तोड़ी, बट एट द एंड मैंने उसे माफ कर दिया। लॉजिकल कंक्लूजन हो गई, एक नतीजा हो गया, बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। तो टॉपिक सेंटेंस और ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है, या उसको आप कंक्लूडिंग रिमार्क या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करते हैं। हमारा मकसद था कि हम पैराग्राफ्स को ऐसे इसको रीड करें ताकि हम जब राइटिंग के एसएलओ में जाएंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर सकें, ठीक है। सो इसके अलावा फिर ये डेफिनेशन है उसकी, और इसी तरह डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के कुछ पार्ट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे किस बारे में है, आइडेंटिफाई द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्क्राइब्ड, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसके डिटेल्स और उसकी स्टेटमेंट्स शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले चीज आइडेंटिफाई करेंगे किस बारे में बात हो रही है और उसके बाद उसकी डिटेल्स। सो इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब भी आप एनालाइज करें किसी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, focus on the author and how these elements to achieve their purpose. What is the overall mood? क्या mood है author का, किस तरह की tone है, ठीक है, किस तरह की details mention की हुई हैं, how does the author use figurative language and how do the descriptive elements connect to the larger story, किस तरह के elements use किए। तो ये चीज़ें काबिल गौर हैं जब भी आप किसी पैराग्राफ को एनालाइज करेंगे। हमारे पास बुक में चैप्टर नंबर 2 है अ विजनरी लीडर विच इज ऑन कायदे आजम। सबसे पहले आप देखें, अचीविंग वंस ड्रीम रिक्वायर्स अ लाइफ टाइम ऑफ डेडिकेशन बट टर्निंग अ ड्रीम इनटू रियलिटी ऑन अ ग्रैंड स्केल इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ लाइफ्स इज समथिंग वेरी फ्यू पीपल अचीव। ये दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पैराग्राफ, ऑलराइट। उसके बाद डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, आपने इस सबक को एनालाइज करना है, इस लेसन को। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कायदे आजम which is a person that we are describing, and then here's other details, qualification, struggle, life history, etc. Then the description, आगे वाले जितने chapters हैं, जितने pages हैं इस chapter के, इस essay के, basically this is an essay जो कि उसके अंदर included है और वो सारा description है। ये सारी क्या है, तफसील है, description है। So किसी भी descriptive text के अंदर या essay के अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिस्क्रिप्शन, ये भी आप नोट कर लें। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिस्क्रिप्शन। अब आपके पास एक वर्कशीट है, आपने इन गिवन वर्ड बैंक्स में से दोनों में, इसमें आप ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो इसमें लिखेंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स चूज करके राइटली आप इस रीडिंग के अंदर प्लेस करेंगे, और सेकेंडली जो दूसरा है उसके अंदर भी आप यहां से डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यानी इस तरह के एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उठा के राइटली आप इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करेंगे। ये आपकी वर्कशीट है ताकि आपको समझ आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं। और अब नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एसएलओ डिस्कस करेंगे वो राइटिंग में होगा, और हम फिर तब डिस्क्रिप्टिवली और डिस्क्रिप्टिव एसेज या पैराग्राफ्स को लिखना सीखेंगे कि हम किस तरह आइडिया कंसीव करें। आप लोगों को प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसमें उसी टेक्निक्स को यूज़ करके हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आइडियाज़ की, और उसके बाद उसको ड्राफ्टिंग करेंगे और पोस्ट रीडिंग में उसकी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करके आप अपने राइटिंग को बहुत फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो ये होमवर्क है जिसमें आप इस तरह एक माइंड मैप बना के या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बना के डिफरेंट डिटेल्स पुट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी तरफ से आज इंटरनेट का इशू था, मैं आपको अभी एक वर्कशीट सेंड कर देता हूं ताकि वो आप लोग देख सकें। इंशाल्लाह बाय टुमारो आपको वर्कशीट आपकी एक दिन पहले मिला करेंगी ताकि आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के तमाम इंस्ट्रक्टर्स वो आप पहले ही आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि लेक्चर के 20 मिनट्स के बाद फ़ौरन आप 20 मिनट्स अपने टाइम का जो है वो वर्कशीट को दें, ठीक है ना। अभी तक किसी का कोई सवाल है?
जी, all right. So the worksheet is there. You can find your worksheets, take the prints out. मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया वर्कशीट में. बेसिकली 2 टास्क हैं जो आपने करने हैं. ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने पुट करने हैं और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स. इंशाल्लाह आगे भी ये SLO आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वो नेक्स्ट लेवल और चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन होना शुरू हो जाएंगी. आज के लिए ये बेसिक लेक्चर था आपका. नो क्वेश्चंस नाउ? एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स. All right, thank you so much. Take care of yourselves and Allah Hafiz.